नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। आज हम आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 2 पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आसान भाषा में आप लोगों को परिभाषा और थ्योरी सहित सभी पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी है। पर्यावरण जो एक ज्योग्राफी का भी पार्ट है और बायोसाइंस का भी पार्ट है, जो बहुत बड़ी संख्या में आईएएस, पीसीएस, सीटेट, टेट, जीके और अन्य राज्य में होने वाले प्रतियोगी परीक्षा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अध्याय 2 पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले हम पारिस्थितिकी के बारे में जानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, और इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी हमारा अंग्रेजी भाषा का इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकोस और लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर, हाउस या रहने का स्थान और लोगोस का शाब्दिक अर्थ अध्ययन या चर्चा, स्टडी और डिस्कशन। ठीक, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1868 में रीटर महोदय ने किया और पूर्ण रूप से परिभाषित और विस्तृत अध्ययन का श्रेय जर्मन जीववैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल जी को जाता है। ठीक, किसको जाता है? सर्वप्रथम जर्मन विद्वान अर्नेस्ट हैकल जी को पारिस्थितिकी पर विशेष विस्तृत अध्ययन का श्रेय जाता है। इन्हें पारिस्थितिकी का पिता भी कहा जाता है। किसे? अर्नेस्ट हैकल जी को पारिस्थितिकी का पिता भी कहा जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं। इसमें आता है परितंत्र। परितंत्र को क्या कहते हैं? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र को जानने से पहले हमें उनके पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। जैसा कि हमने भी पारिस्थितिकी इकोलॉजी के बारे में जाना, और अब हम जानेंगे परितंत्र, जिसको हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है परितंत्र? परितंत्र को परिभाषित करने से पहले ओडम ने कहा है कि जीवित जीव तथा अजीवित एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। यानी जीवित जीव यानी कि जैविक चीज़ें यानी सजीव चीज़ें, तथा अजीवित यानी कि अजैविक घटक यानी निर्जीव चीज़ें एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं, तथा ये एक दूसरे से के साथ क्रिया करते हैं। कौन? ये जो हमारे परितंत्र में, हमारे इकोसिस्टम में जो सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं, जिनको हम जैविक और अजैविक घटक कहते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, इन दोनों का हमारे इकोसिस्टम में एक अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं ये, तथा वे एक दूसरे को के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कोई भी, ठीक, यही हमारा क्या है? परितंत्र है। इसी को हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा आता है इकोसिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। जैविक समुदाय यानी सजीव घटक और उसके आसपास के निर्जीव घटक यानी अजैविक घटक ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यानी हमारे इस परितंत्र में उपस्थित जैविक समुदाय और अजैविक समुदाय ही हमारे क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को जो हमारा डिपेंडेंट होता है पारिस्थितिकी तंत्र, वो किस किस पर डिपेंडेंट होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा होता है उसमें जीव घटक होते हैं जिसको बायो कंपोनेंट कहते हैं, वातावरण घटक होते हैं जिसको इन्वायरमेंट कंपोनेंट कहते हैं। तो जीव और वातावरण यानी कि जैविक और अजैविक यानी सजीव और निर्जीव, इन दोनों का पारस्परिक संबंध है हमारे इस इकोसिस्टम में। इन दोनों के पारस्परिक संबंध को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इसको अच्छे से आसान भाषा में जान सकते हैं। क्या होता है कि कोई भी इकाई जो किसी निश्चित क्षेत्र के समस्त जीवों के समुदाय को सम्मिलित करती है तथा भौतिक पर्यावरण के साथ इस तरह पारस्परिक क्रिया करती है ताकि तंत्र यानी सिस्टम के अंदर ऊर्जा प्रवाह द्वारा सुनिश्चित पोषण संरचना क्या होनी चाहिए? जैविक विविधता तथा खनिज चक्र जीवित जीवों एवं अजैविक संगठकों में पदार्थों का आदान प्रदान होता रहे। किसका किसका आदान प्रदान होता रहे? हमारे जो जैविक चीज़ें होती हैं, जो सजीव चीज़ें होती हैं, और अजैविक जो होती हैं हमारी निर्जीव चीज़ें होती हैं, इन दोनों का पारस्परिक रूप से आदान प्रदान होता रहे। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रवाह का स्तर निरंतर कायम रहता है। किसका? जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, इनको एक्टिव बनाए रखने के लिए
ऊर्जा प्रवाह के स्तर निरंतर कायम रहता है। इस सिस्टम में पदार्थ और ऊर्जा का निर्गमन एक अनुपात में होता है ताकि सिस्टम तंत्र का संतुलन बना रहे। इस तंत्र को समस्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थिति कहा जाता है। उदाहरण के लिए आते हैं, हम कुछ उदाहरण को जान लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कोई तालाब है, ठीक, उस तालाब में जलमरण और निकासी तथा जीवों की उपस्थिति और विनाश प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। यदि उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो तो यह अबाध गति से क्रियाशील रहेगा। जैसे कोई तालाब है, उस तालाब में रहने वाले जितने भी जीवधारी चीज़ें हैं और उसके इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे और उसके बीच जो वातावरण, ऐसे यानी जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव के दोनों के बीच का जो संबंध है, अगर उसमें कोई आबाद गति से क्रियाशील रहे, अगर उनके बीच कोई हस्तक्षेप ना करे और वो पूर्ण रूप से उनमें गतिशीलता बनी रहे। लेकिन यदि तालाब के जलमरण स्रोत को बांध दिया जाए, जो तालाब के जलमरण का स्रोत है उसको बांध दिया जाए, या उसमें कोई प्रदूषित जल डाल दिया जाए, जो हमारा तालाब है अगर इसमें कोई प्रदूषित जल डाल देते हैं तो क्या होता है? तो जलीय जीव मरने लगेंगे। तो उसमें जितने भी जीवधारी हैं उस जीवधारी क्या होने लगेंगे? मरने लगेंगे। इस प्रकार जीव का जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, वो असंतुलित हो जाएगा। जो उनके अंदर रहने वाले जो हमारे जीवधारी हैं वो क्या हो जाएंगे? असंतुलित हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर रहने वाले जीवधारी और उनके इर्द गिर्द जो उपस्थित हमारे निर्जीव चीज़ें, अजैविक चीज़ें हैं, उन दोनों का पूर्ण रूप से संबंध बना रहे। और जान लेते हैं संक्षेप में। परितंत्र जो हमारा होता है, हमारा जो इकोसिस्टम होता है, एक क्षेत्रीय इकाई में पर्यावरण और जैव भार का कार्यात्मक आकार की और गतिशीलता की व्याख्या है, जो काल के परिप्रेक्ष्य में अंकलित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो ये पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं हमारे, इनके बीच जैविक घटक, जीव घटक यानी जैसे तालाब में रहने वाले जीवधारी और उनके इर्द गिर्द यानी वातावरण का जो माहौल यानी अजैविक घटक, इन दोनों का संबंध पारस्परिक रूप से होता है। तभी जाके हमारा क्या बनता है? इकोलॉजिकल सिस्टम यानी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो जैसा कि हमने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, उनमें समावेश क्या क्या होता है, हमने इसको जाना। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले कुछ और जान लेते हैं कि नोट के रूप में कि जीव वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करता है। जो हमारा जीव वातावरण होता है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। क्या करता है? एक दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक। और उसके बाद क्या है कि इसकी परिभाषा को अगर और अच्छे से जानना हो हमारे किसको, इकोलॉजिकल सिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को, जैसा कि इसमें क्या कहा गया है, किसी भी स्थान के जैविक घटक यानी सजीव चीज़ें एवं अजैविक घटक यानी निर्जीव चीज़ें, इन दोनों के बीच एक पारस्परिक संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारस्परिक संबंध पाया जाता है। किसके किसके बीच? जैविक घटक एवं अजैविक घटक के बीच पारस्परिक संबंध पाया जाता है। इसी पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, अभी तो हमने ऊपर इसके बारे में जान लिया है, लेकिन यहाँ भी क्या है कि हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, जिसे सर्वप्रथम इसकी खोज सन 1935 ईस्वी में एजी टॉन्सले विद्वान ने किया था। किसने किया था? यह जो जर्मन विद्वान था एजी टॉन्सले, सन 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। इसने ही इस पारिस्थितिकी तंत्र, इस इकोलॉजिकल सिस्टम पर बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन किया। किसने? एजी टॉन्सले जी ने। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। क्या है? टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार यानी कि परितंत्र का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया गया है, अनेक आधार पर किया गया, जिसमें से पहला मेरा है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। तो इस तंत्र, इस सिस्टम को प्रकृति, नेचर के द्वारा निर्मित किया गया है। किसे?
प्राकृतिक परितंत्र को नेचर के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। ठीक, जैसे इसको और अच्छे से जान सकते हैं और इसको डिटेल रूप से अगर हमें जानना है, क्या कहेंगे कि जब किसी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक व्यवस्था के इस नेचुरल जो हमारा जो स्टेबल है या जो नेचुरेबल सिस्टम है, इसके अंतर्गत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रकृति और जीवों के मध्य अंतः प्रक्रिया आबाद गति से चलती रहती है। किनके बीच? बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हमारे प्रकृति और जीवों के मध्य। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल सिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, जैसे ऐसे बहुत से इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कौन कौन से हैं? मानवीय परितंत्र है जिसको हम कहते हैं, नदी का परितंत्र है, और क्या क्या है? हमारे झील सागर हैं, मरुस्थल है, परितंत्र है, घास का मैदान है आदि। ऐसे बहुत से इकोसिस्टम्स हैं। ठीक, और आगे चलते हैं। दूसरा आता है हमारा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र। क्या आता है? मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या कृत्रिम परितंत्र, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इस तंत्र, इस सिस्टम को का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। किसका? मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र में इस तंत्र का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, यानी कि यह मानवीय द्वारा तैयार किया जाता है। या इसको हमको अगर इसको डिटेल रूप से जानना चाहें कि जब कृत्रिम साधनों से जैव जगत की ऊर्जा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तो उस अप्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। इसको प्राकृतिक परितंत्र नहीं कहते हैं, इसको अप्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके अंतर्गत ये इसमें प्राकृतिक और प्रकृति और जीवों के माध्यम से इसका निर्माण नहीं है, इसका निर्माण किसी मानवीय द्वारा है, किसी मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, तो यह प्राकृतिक परितंत्र कहलाता है। ठीक, जैसे हम जान सकते हैं ऐसे कौन कौन से परितंत्र हैं। जैसे कृत्रिम परितंत्र में क्या क्या है? कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, खेत बाग है, चारागाह का प्रबंध कृत्रिम साधन है, धान के खेत का परितंत्र है, एक्वेरियम का परितंत्र है, जो घरों में साज सज्जा के लिए लगाए गए फूल पत्ती इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हमने अभी तक क्या क्या जाना? हमने अभी इकोलॉजी जाना, जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी, और क्या जाना? हमने इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र जाना, इसकी परिभाषा, इसके रूप, इसके प्रकार। और इसको अगर हम अच्छे से जानना चाहें तो हमारा जो पारिस्थितिकी होता है, हमारा जो इकोसिस्टम होता है, परितंत्र होता है, संसार का सबसे बड़ा क्या है? परितंत्र सागर है। तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र इकोसिस्टम क्या है? सागर है। और विश्व का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इक्वेटिक सिस्टम या हाइड्रोस्फीयर है। तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र इक्वेटिक सिस्टम या हाइड्रोस्फीयर है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं। इसमें से पहला है पृथ्वी पर सबसे अस्थायी परितंत्र इकोसिस्टम्स पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं? इसमें आता है समुद्र, सागर, महासागर। ये क्या हैं? पृथ्वी पर सबसे अस्थायी परितंत्र हैं। कौन कौन से? समुद्र, सागर, महासागर। दूसरा चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है कौन? समुद्र या महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, यह विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, और आगे चलते हैं। इसका तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। चौथा है सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है। किसे? यूकेलिप्टस को। पांचवा चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र किसे कहते हैं? पीपल को कहते हैं, बरगद को कहते हैं, नीम को कहते हैं और तुलसी का पेड़। इन्हें क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका छठवां है किसानों का मित्र। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है और सांप को कहा जाता है। सातवां है स्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से है? वनीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जंगल और वन आते हैं। आठवां है विश्व का सबसे विक्षुप्त पारिस्थितिकी तंत्र। कैसा पारिस्थितिकी तंत्र?
विक्षुप्त पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें क्या क्या आता है, मानसूनी वन और पर्णपाती वन आता है। 9वां है इसका, पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादकता वाला पहला पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, विषुवतीय रेखीय भूमध्य रेखीय रेखा पर। ये जो हमारा भूमध्य रेखीय होता है, जो इक्वेटर होता है, इस इक्वेटर पर पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादकता वाला पहला पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, आगे चलते हैं। 10वां है इसका, पृथ्वी पर सबसे अधिक जीव भार वाला स्थान कौन कौन से है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जीव भार वाला स्थान विषुवत रेखीय क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वर्षा वन वाले होते हैं। ठीक, तो और कुछ इंपॉर्टेंट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित देख लेते हैं। पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो हमारी पर्वत है, पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है, नेपाल में उपस्थित माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक, उसके बाद आता है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, गार्डविन आस्टिन केटू काराकोरम पर्वत, जम्मू कश्मीर, 8,611 मीटर। फिर आता है भारत का सबसे लंबा पर्वत, भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन है, हिमालय पर्वत। ठीक, फिर आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, जो कहाँ पे है, केरल में है। फिर आता है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है, अरावली पर्वत है। ठीक, और है पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र, ये तो हमने बता ही दिया है, कौन कौन से, पीपल, बरगद, नीम, तुलसी का पेड़। और ये भी हमने बताया कि किसानों का मित्र केचुआ सांप कहलाता है। असली क्षेत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र वनीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जंगल वन। पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादकता वाला प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय रेखा पर होते हैं। ये सर्वाधिक इक्वेटर जो होते हैं हमारे, भूमध्य या विषुवतीय रेखा जो होते हैं, उनके ऊपर ही ये सर्वाधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। और आगे इसमें क्या है, कौन प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, तो ये होता है संकेतक प्रजाति, इसको कहते हैं इंडिकेटिव स्पेसीज। ठीक, ये पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है। फिर आता है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र, जो हमारे दो अलग अलग समुदाय होते हैं उनके बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है, जैसे हमने क्या होता है वो इकोटीन कहते हैं उसको। जैसे मान लेते हैं वो हिरन है और टाइगर है, तो हिरन और टाइगर के बीच का जो ये क्षेत्र होता है इसी को कहते हैं इकोटोन, यानी दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है हमारा कौन सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं, कौन होते हैं, जलकुंभी। जलकुंभी जो होते हैं ये सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं। फिर आता है वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, कौन, ये जो लाइकेन हमारे होते हैं, लाइकेन जो होते हैं ये पेड़ों की छालों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा प्राकृतिक पूंजी। प्राकृतिक पूंजी हमारी कौन कौन सी है, जल है, वाटर, वन है, फॉरेस्ट, खनिज है, मिनरल। और आता है इको मार्क, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, क्या हो, मैत्रीपूर्ण हों। ठीक, और उसके बाद आता है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून सन 1974 को, जैसा कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम और उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा कुछ प्रश्नों को हमने जाना जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।